नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित संपूर्ण करंट को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सोलर ट्री पैनल। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जलकल विभाग के द्वारा 17 करोड़ रुपए की लागत से सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको प्रमुख रूप से याद रखना है कि जो वाराणसी का जलकल विभाग है, ये सोलर ट्री के माध्यम से बिजली पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला सरकारी दफ्तर बन गया है। क्या नाम है? वाराणसी जलकल विभाग। इसके द्वारा 40 सोलर ट्री लगाए गए हैं और प्रत्येक में 10 पैनल हैं। इसके अतिरिक्त 3,300 पैनल भी लगाए गए हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन और उससे संबंधित दिशा निर्देशों को स्वीकृति मिल गई है। सबसे पहली बात यह जानना आवश्यक है कि ये जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये किस लिए प्रस्तावित है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए यह योजना लाई गई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके तहत पहले वर्ष ग्राम सभा और अन्य पट्टे के तालाबों पर पट्टाधारक किसान को 40% का अनुदान दिया जाएगा। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकतम इकाई लागत रखी है वो है 4 लाख रुपए। क्लियर है? और इस आधार पर उनको अनुदान की जो धनराशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1.60 लाख रुपए, यानी 1,60,000 रुपए उनको अनुदान मिलेगा। याद रखिएगा, इस योजना के पहले चरण में पहले साल में 100 मछली बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद जो इसका दूसरा चरण होगा उसमें अगले 5 सालों में 500 मछली बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, इस वर्ष का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है वो लखनऊ के साहित्यकार जिनका नाम क्या है? अनीस अशफाक, उनको चुना गया है। और यदि पूछा जाए कि अनीस अशफाक के उपन्यास का क्या नाम है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपका जवाब होगा ख्वाब शराब। याद रखिएगा, ये उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अनीस अशफाक है ये लखनऊ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। साथ ही साथ वहां ये उर्दू विभाग के हेड भी रहे। इन्होंने 25 से ज्यादा पुस्तकें और 300 से ज्यादा लेख प्रकाशित किए हैं। याद रखिएगा, ये जो साहित्य अकादमी है इसकी ओर से 23 भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कार घोषित किए गए हैं। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। याद रखिएगा, ये जो भारतीय टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है इसका 37वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो यहां पर आप स्थान भी याद रखेंगे और इसका क्रम भी याद रखेंगे। ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये जो लखनऊ में भारतीय टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का 37वां वार्षिक सम्मेलन हुआ, इसमें मार्केटिंग इनोवेशन कंपटीशन अवार्ड भी प्रदान किए गए, जिसमें बेस्ट बूथ का जो अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा बुंदेलखंड पर्यटन पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है ईट राइट कैंपस। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जेल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया। किसको? बुलंदशहर जेल को। याद रखिएगा, इस सर्वेक्षण में FSSAI की टीम ने बुलंदशहर जेल की रसोई में भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता का निरीक्षण किया और इस आधार पर इस जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश में अन्य जेल की बात कर लें तो उसमें फर्रुखाबाद जेल ऐसी है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। उसके बाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की ऐसी दूसरी जेल होगी जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो आप इन दोनों जेल का नाम याद रखेंगे और इनका क्रम भी। अगला टॉपिक है वाराणसी पहली वाटर स्मार्ट सिटी। याद रखिएगा, यूरोपीय कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। तो डेनमार्क की तकनीक से ही वाराणसी में देश की पहली वाटर स्मार्ट सिटी बनेगी। क्लियर है? अब ये वाटर स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये जो वाटर सिटी है इसके तहत वाराणसी के नालों, नदियों, तालाबों और जो अन्य पानी के स्रोत हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि तकनीक तो डेनमार्क से आएगी, लेकिन इसमें IIT BHU के सिविल वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोफेसर PK सिंह। इनके द्वारा प्रपोजल तैयार किया गया है। इसमें BHU के वैज्ञानिकों ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। इसके आधार पर वाटर स्मार्ट सिटी में साफ पानी की कमी नहीं होगी और गंदे पानी का स्थान नहीं होगा। क्लियर है? अगर हम बात कर लें कि गंगा नदी में जो प्रदूषित जल जाता है इसको रोकने के लिए, तो इसको रोकने के लिए वरुणा और 80 नदियों को साफ किया जाएगा। इन नदियों के किनारे लैब खुलेगा जिसमें हर समय वरुणा के पानी का जैविक ट्रीटमेंट होगा। याद रखिएगा, ये जो स्मार्ट वाटर सिटी का काम है इसकी शुरुआत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस यानी BHU के कैंपस, BLW और रेलवे कैंपस से होगी।
याद रखिएगा ये जो BLW है इसका फुल फॉर्म है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इसका पुराना नाम DLW था जिसका फुल फॉर्म था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अगला देखिए, अगला टॉपिक है वैशाली वर्मा। याद रखिएगा थाईलैंड के पटाया शहर में मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो थाईलैंड के पटाया शहर में। अब याद रखिएगा इस प्रतियोगिता में मिर्जापुर की वैशाली वर्मा ने मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 का खिताब जीत लिया है। क्लियर है? और दूसरे स्थान पर कौन था? निशा प्रधान। और तीसरे स्थान पर नरपिंदर कौर थी। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रतियोगिता को वैशाली वर्मा ने जीता और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मिर्जापुर से। और दूसरा और तीसरा स्थान वालों को भी आप याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी 2022 प्रतियोगिता है इसमें देश के 24 राज्यों के एक एक कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए। और वैशाली वर्मा के बारे में जानिए कि ये एक पेशे से डाइटिशियन है और दिल्ली में मानिंद हॉस्पिटल मणिपाल में ये कार्यरत है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल हृदय। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने एक कृत्रिम हृदय तैयार किया है और ये जो कृत्रिम हृदय है ये हृदय संबंधी रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो याद रखेंगे कृत्रिम हृदय किसके द्वारा तैयार किया गया? IIT कानपुर के विशेषज्ञों के द्वारा। और यहाँ की जो निदेशक हैं जिनका नाम अभय करंदीकर है, इन्होंने इस आर्टिफिशियल हृदय का पशु पर परीक्षण करने की घोषणा की है। अगला टॉपिक देखिए, काशी इंटर मॉडल स्टेशन। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के काशी स्टेशन के मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने टेंडर जारी किया है और ये जो मॉडल स्टेशन बनेगा इसमें जो खर्च होगा वो है 336 करोड़ रुपए का। इस काशी इंटर मॉडल स्टेशन के लिए यहां पर काशी स्टेशन पर यार्ड, रीमॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स और होटल का निर्माण किया जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि इस परियोजना के लिए पहले और दूसरे प्रवेश द्वार को जोड़ते हुए कॉन्कोर्स यानी इंटरसिटी बनाने का उद्देश्य है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है HMIS सेवा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इनके द्वारा प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात HMIS सुविधा शुरू की गई है। यानी ये जो HMIS सेवा है इसका फुल फॉर्म क्या है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कितने मेडिकल कॉलेजों में? 22 मेडिकल कॉलेजों में। इस सुविधा से मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले मरीजों को मोबाइल पर ही उनकी सेहत संबंधी जानकारी मिल सकेगी। अब जिन 22 मेडिकल कॉलेजों में इसको शुरू किया गया है उनका नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहला क्या है? SSPGI-CH नोएडा, स्वशासी मेडिकल कॉलेज एटा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, हरदोई, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, अयोध्या, बहराइच, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, बांदा, जौनपुर, कन्नौज, जालौन और रिम्स सैफई में। देखिए इन जगहों का नाम इसलिए लेना आवश्यक था क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये पूछ देता है कि कहां पर HMIS की सुविधा नहीं शुरू की गई है या कौन ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए एक बार इनका नाम ध्यान रखना जरूरी है। अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो HMIS सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा रोगियों को अस्पताल में किस दिन कौन से डॉक्टर उपलब्ध होंगे ये भी जानकारी उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में एम्बुलेंस, बेड अलॉटमेंट, भोजन का रिकॉर्ड ये सभी भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है OBC आरक्षण आयोग। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। याद रखिएगा अभी आपने इस मैटर को हाल ही में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहती थी। इस पे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश आया था जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया है जो कि 5 सदस्यीय है और इस आयोग की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामावतार सिंह। इसमें अध्यक्ष के अलावा जो सदस्य हैं उसमें चोब सिंह वर्मा है, महेंद्र कुमार है और संतोष विश्वकर्मा है, ब्रिजेश सोनी है। याद रखिएगा इस आयोग को मानकों के आधार पर पिछड़े वर्ग की आबादी को लेकर सर्वे कर 6 महीने में शासन को रिपोर्ट सौंपना है। देखिए मामला क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची जारी की थी जिसमें OBC और SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। इस आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसमें कहा गया कि OBC आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवश्यक बताए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं हुआ है। ठीक है, जिसकी जांच हेतु आयोग का गठन किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है अत्याधुनिक एग्री मॉल। याद रखिएगा किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने और उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए सही बाजार उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ में 7 मंजिला एक एग्री मॉल स्थापित किया जाएगा। यानी ये जो अत्याधुनिक एग्री मॉल है ये कहां स्थापित होगा? लखनऊ में। लखनऊ के गोमती नगर में एग्री मॉल 8000 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा। यहां पर याद रखिएगा
इस मॉल में किसानों को बाजार मिलेगा। यहाँ किसान सीधे अपने फल सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के फल सब्जी और खाद्यान्न उपलब्ध होगा। इसके अलावा इस एग्री मॉल में किसानों के लिए विश्राम और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। क्लियर है? अगला टॉपिक है सिटी फॉरेस्ट। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन में देश का सबसे बड़ा शहर वन यानी सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। यानी देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट कहां पर? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन में। याद रखिएगा, ये जो सिटी फॉरेस्ट है ये वृंदावन के ग्राम सुनरख में बनाया जा रहा है। और ये जो सुनरख गांव है इसके पास 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा ये वन बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? सौभरी नगर वन। ठीक है, यानी किस नाम से ये विकसित हो रहा है? सौभरी नगर वन के नाम से ये विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है ये स्थानीय जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और वन विभाग के द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो सिटी फॉरेस्ट है जो कि मथुरा वृंदावन में बनाया जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा शहर वन है। दूसरी बात, इसका नाम क्या है? सौभरी नगर वन, और 130 हेक्टेयर भूमि पर यह निर्मित हो रहा है। अगला देखिए, अब ये जो सौभरी नगर वन बन रहा है इसका काम 2 चरणों में किया जाएगा। जो पहला चरण है इसमें 76,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं और इसमें पौराणिक महत्व के करीब 25 प्रकार के वन लगाए गए हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, इस नगर वन को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा जहां पर जॉगिंग ट्रैक और बच्चों के लिए झूले सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। और ये जो सौभरी वन है, नगर वन है, इस परियोजना में एक और कोसी ड्रेन और दूसरी ओर यमुना नदी है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि यह स्थल सौभरी ऋषि की तपोस्थली थी। इन्हीं के नाम के आधार पर इस नगर वन का नाम सौभरी नगर वन रखा गया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनेगा। और ये जो रोपवे है ये कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक बनाया जाएगा। और इस रोपवे की जो लंबाई है वो लगभग 3.75 किलोमीटर है, जो काशी विश्वनाथ और दशामेघ घाट तक संपर्क स्थापित करेगा। जहां पर ये गोदौलिया जगह है वहीं से लगा हुआ स्थान है विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट का। याद रखिएगा, ये जो परियोजना है इसमें जो लागत आएगी वो है 425 करोड़ रुपए की। इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी का प्रतिशत है वो है रेशियो 80 और 20 का, यानी 80% हिस्सा केंद्र सरकार और 20% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। और इसके लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की सुविधा देने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद तीसरा देश बन गया है। यानी वैश्विक स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे सुविधा देने वाला भारत तीसरा देश होगा बोलीविया और मैक्सिको के बाद। और भारत में पहला स्थान होगा वाराणसी, जहां पर पब्लिक रोपवे चलाया जा रहा है। क्लियर है? इससे जाम संबंधित समस्या में भी निजात मिलेगी। अगला टॉपिक है टीबी उन्मूलन परियोजना। याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय टीबी डिवीजन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इस समझौते के तहत सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले अर्थात 2025 तक भारत में तपेदिक रोग को समाप्त करने के लिए ये जो सरकार का लक्ष्य है उसी के एक हिस्से के तौर पर इस समझौते को देखा जा रहा है। याद रखिएगा, इस परियोजना का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त टीबी उपचार मिले, उनकी देखभाल हो और सेवाओं का स्थायी और सार्थक समाधान मिल सके। अगला देखिए, अगला टॉपिक है लेपर्ड कैट। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व को लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यानी लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र किसे बनाया जाएगा? दुधवा टाइगर रिजर्व को, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण खीरी के जंगलों में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट का वैज्ञानिक तरीके से गणना कराई जाएगी और उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट और बिल्लियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व में केवल बाघों की गणना और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब लेपर्ड कैट के लिए भी यहां पर सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है टैलेंट हंट। याद रखिएगा, गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से 7 और 8 जनवरी को टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। ये टैलेंट हंट योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह और संस्कृति केंद्र में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में लोकगीत, सुगम संगीत, एकल नृत्य, समूह नृत्य, वाद्य वृंद और अन्य टैलेंट हंट इसमें शामिल किए गए थे। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि गोरखपुर महोत्सव का जो आयोजन है ये 11 से 13 जनवरी 2023 के बीच हुआ है। अगला देखिए, खेती का सर्वे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर खेती का सर्वे किया जाएगा।
याद रखिएगा, वर्तमान समय में अनुमान के आधार पर रबी, खरीफ और जायद की खेती का क्षेत्रफल, उत्पादन और प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान संबंधी आंकड़े उठाए जाते हैं अनुमान के आधार पर। लेकिन अब इसका प्रॉपर सर्वे किया जाएगा, और किस राज्य के आधार पर? कर्नाटक राज्य के आधार पर। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नया सर्वे होगा, इस नए सर्वे के अनुसार रबी, खरीफ और जायद के आंकड़ों का डिजिटलीकरण होगा। सैटेलाइट के से जिलेवार, ब्लॉकवार और हर गांव में किसानों की खेती के आकार और प्रकार, फसलों की बुआई, उत्पादन, इन सभी बातों को लेकर सटीक जानकारी मिल सकेगी। याद रखिएगा, ये जो सर्वे उपलब्ध हो जाएगा, इसके कारण अतिवृष्टि, बाढ़, पाला या अग्निकांड जैसी जो आपदा आती है, इसकी सटीक जानकारी भी जुटाना आसान हो जाएगा। अगला है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बृहद गौ आश्रय स्थल के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को चलाने के लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाएगी, जिसके माध्यम से गौशालाओं की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है? याद रखिएगा, इस मॉडल के अनुसार गौशालाओं का जो निर्माण है वो पीपीपी मोड पर होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगा। उन्हें नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी, सीबीजी के तहत जोड़ा जाएगा, जिससे जो गौशालाएं हैं वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके और गायों के रखरखाव और जो उनका पालन है उनके लिए वो खर्च उठा सकेंगे। क्लियर है? ये बात इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर, तो आपका जवाब होगा वाराणसी में। याद रखिएगा, इस औद्योगिक क्षेत्र को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अर्थात आईआईए के द्वारा बाबतपुर एयरपोर्ट के पास 25 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों को इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और याद रखिएगा, निजी औद्योगिक क्षेत्र बनने से पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। अगला टॉपिक है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाएगी, और ये जो अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगी, ये गुजरात के साबरमती के तर्ज पर बनाई जाएगी। याद रखिएगा, अयोध्या में जो टाउनशिप है, इसके लिए जो टोटल क्षेत्रफल एक्वायर किया जाएगा वो है 1438 एकड़। याद रखिएगा, इसका जो पहला चरण होगा उसमें 583 एकड़ क्षेत्रफल में टाउनशिप बसाने की योजना की गई है, और ये जो टाउनशिप होगी ये प्रदूषण मुक्त होगी। इसके दूसरे और तीसरे चरण में 855 एकड़ जमीन को एक्वायर किया जाएगा, और ये जो टाउनशिप होगी इसके आसपास व्यवसायिक क्षेत्र और पार्कों का भी निर्माण किया जाएगा। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यालय की मान्यता को लेकर एक नई अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना न्यूनतम मानक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है। याद रखिएगा, जो नए मानक की अधिसूचना है ये माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 2 के तहत प्रकाशित की गई है। अब इसमें क्या क्या मानक निर्धारित किए गए हैं? याद रखिए, अगर शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलना होगा तो इसके लिए 3000 वर्ग मीटर होना जरूरी है। पहले यह निर्धारण था कि 650 वर्ग मीटर में आप शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोल सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक जो जमीन का मानक है वो 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 6000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। क्लियर है? यानी शहरी क्षेत्र के लिए 3000 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6000 वर्ग मीटर अब होना आवश्यक है। इसके अलावा जो जमानत कोष में राशि जमा होती थी वो 12,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, और जो सुरक्षित कोष में जमा होता था 3,000 रुपए, अब उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ जो विद्यालय होंगे उसमें स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट क्लास से संबंधित सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और कंप्यूटर कक्ष में कम से कम 25 कंप्यूटर होने चाहिए। अगला देखिए, अगला टॉपिक है शिक्षा सेवा चयन आयोग। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नए आयोग के गठन की घोषणा की गई है, जिसका नाम क्या होगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग। वर्तमान समय में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग संचालित होते हैं। अब इन सभी को मिलाकर एक आयोग होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्लियर है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो होगा ये एक स्वायत्तशासी निगम निकाय की तरह कार्य करेगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है महिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की संकल्पना के लिए यहां पर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी जो उत्तर प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय बनेगा वो कहां पर बनेगा? गोरखपुर में। याद रखिएगा, गोरखपुर में स्थापित होने वाला यह महिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा, और इस गोरखपुर जिले का 5वां विश्वविद्यालय होगा।
याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय की स्थापना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से दक्षिण भारत की कंपनी शोभा डेवलपर्स कॉर्पोरेट के द्वारा किया जाएगा। ये जो गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय बनेगा, इसके लिए 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि 100 एकड़ जमीन में जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराकर इसका निर्माण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश में लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला टॉपिक है रन फॉर G20। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे इन चारों शहरों के नाम। याद रखिएगा, इन शहरों में G20 के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास, क्या नाम है उनका, अमृत अभिजात, इनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। इस G20 सम्मेलन की जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा 2023 में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के इन 4 शहरों में आयोजित की जाएंगी। याद रखिएगा, G20 सम्मेलन के प्रचार प्रसार और जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए रन फॉर G20 का आयोजन 21 जनवरी को गौतम बुद्ध नगर नोएडा स्टेडियम में किया गया। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे, रन फॉर G20 का आयोजन 21 जनवरी को गौतम बुद्ध नगर के नोएडा स्टेडियम में किया गया। अगला देखिए, अगला टॉपिक है दानिश खान। याद रखिएगा, हाल ही में पटियाला में ऑल इंडिया ओपन शूटिंग यानी शॉटगन चैंपियनशिप में आर्थोपेडिक सर्जन, क्या नाम है उनका, डॉक्टर दानिश खान, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है? और ये जो दानिश खान साहब हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से संबंधित हैं। क्लियर है? यदि हम पूर्व में इनके अचीवमेंट को देखें तो दिसंबर में हुई ऑल इंडिया दिग्विजय सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में डॉक्टर दानिश को सिल्वर मेडल भी मिला था। क्लियर है? याद रखिएगा, डॉक्टर दानिश ने प्रतियोगिता की तैयारी दिल्ली की नेशनल शूटिंग रेंज प्रशिक्षण से किया था। अगला है स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेल का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 762 किलोमीटर। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर मध्य रेलवे में शुरू किया गया कुल स्वचालित सिग्नल 139.42 RKM है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग है, ये भारतीय रेलवे में व्यस्ततम मार्ग पर अधिक रेलगाड़ियों को चलाने के लिए बेहतर तकनीकी है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे के द्वारा 3706 किलोमीटर रूट पर पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल यानी AVS की सुविधा प्रदान की गई है। कितना? 3706 किलोमीटर पर। क्लियर है? अगला टॉपिक है ईट राइट स्टेशन। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे के वाराणसी जंक्शन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ साथ ईट राइट स्टेशन से भी सम्मानित किया गया। किसको? वाराणसी कैंट स्टेशन को। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र है, ये ईट राइट इंडिया आंदोलन का हिस्सा है। क्लियर है? याद रखिएगा, FSSAI द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो वाराणसी कैंट को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है, इसकी वैधता 26 दिसंबर 2024 तक होगी। अगला टॉपिक है क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत की शुरुआत कर रहा है। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील जिलों में एक एक ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि अब यह प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों के एक एक ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। तो यहां पर उनके नाम दिए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील जिले हैं, जिसमें चित्रकूट है, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बदायूं, कन्नौज, महोबा, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, हरदोई, बांदा, बलरामपुर, झांसी, गोंडा, हमीरपुर, संत रविदास नगर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, अमेठी, चंदौली, मुरादाबाद, रायबरेली और औरैया इसमें शामिल हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है गंगा विलास क्रूज। याद रखिएगा, 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MV गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। इस क्रूज की लंबाई 62 मीटर है और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। याद रखिएगा, ये जो MV गंगा विलास है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यात्रा शुरू करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। याद रखिएगा, MV गंगा विलास 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और ये भारत और बांग्लादेश की कुल 27 नदियों से होकर गुजरेगा। याद रखिएगा, ये जो गंगा विलास है, इसमें सभी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 3 डेक हैं
तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाला 18 स्वीट है। याद रखिएगा, ये जो गंगा विलास क्रूज है, ये 51 दिनों की यात्रा में 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा, जिसमें विभिन्न विश्व धरोहर स्थल हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, नदी घाटों के साथ-साथ जो प्रमुख शहर हैं, उसमें पटना है, साहिबगंज है, कोलकाता है, ढाका है और गुवाहाटी है। याद रखेंगे। अगला टॉपिक है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के पहले 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, ये जो यूपी ग्लोबल सिटी का जो अभियान है, इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार, बेहतर सफाई और सौंदर्यीकरण को सही करना। याद रखिएगा, इस अभियान के तहत राज्य के सभी 762 नगर निकायों को इसमें शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ स्वच्छ ढाबा अभियान ये भी चलाया जा रहा है। इसके तहत मार्च 2023 तक प्रदेश के छोटे बड़े ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल, इन सभी से कचरे का निस्तारण किया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसे। अगला टॉपिक है टेंट सिटी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो गंगा घाट के किनारे टेंट सिटी है, इसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी टेंट निवास बनाया जाएगा। ये जो टेंट निवास है, ये चंदौली के प्राकृतिक वादियों में बसे राजदरी देवदरी जलप्रपात के पास बनाया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन स्थानों को विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की निवेश और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, ये जो चंदौली में टेंट निवास बनेगा, इसके साथ ही साथ राजदरी में 30 करोड़ की लागत से रिसॉर्ट बनेगा, चकिया में 13 करोड़ रुपए की लागत से वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है दुर्लभ प्रजाति का सफेद गिद्ध। याद रखिएगा, हिमालय की चोटी पर पाए जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का जो सफेद गिद्ध है, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिला है। याद रखिएगा, गिद्धों को धरती का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। साथ ही साथ वातावरण के बेहतर बनाने में भी इन गिद्धों की भूमिका होती है। याद रखिएगा, ये जो कानपुर में सफेद गिद्ध मिला है, ये हिमालय में 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसकी जो श्रेणी है, ये लुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में आता है। याद रखिएगा, जो गिद्धों के लुप्त होने का जो कारण है, जो प्रथम कारण है, वो है जानवरों की दवाई में दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक नामक दवा, जो कि जानवरों की बॉडी में रह जाती है और जब गिद्ध इसका सेवन करते हैं तो ये उसके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए हुए प्रयासों को देखें तो इसके तहत 2020 में गोरखपुर वन प्रभाग के द्वारा महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। क्लियर है? नाम रखा गया है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहां पर है? महाराजगंज जिले में। अगला देखिए, अगला टॉपिक है बुंदेलखंड पठार। याद रखिएगा, बुंदेलखंड पठार में 360 करोड़ साल पुराने पत्थर का प्रमाण मिला है। याद रखिएगा, ये जो पत्थर मिला है बुंदेलखंड पठार में, इस पर रिसर्च करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये प्रोजेक्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस विभाग को दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस पत्थर पर रिसर्च करेंगे। इस शोध कार्य के लिए 70.73 लाख रुपए जारी किए गए और इस शोध कार्य में जो उपकरण प्रयोग किया जाएगा वो है आइसोडायनेमिक सेपरेटर। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है गाजियाबाद। याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2022 में भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की है। यदि हम इसमें 2.5 स्तर के अगर हम शहरों को देखें तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है उसको तीसरा स्थान मिला है, दिल्ली पहले स्थान पर है और हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर को दूसरा स्थान दिया गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यह रिपोर्ट NCAP ट्रैकर के द्वारा तैयार किया गया है। अगर हम PM10 प्रदूषक के आधार पर शहरों की सूची देखें तो PM10 के आधार पर गाजियाबाद पहले स्थान पर है और फरीदाबाद दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसके तहत देश के 102 शहरों में PM2.5 और PM10 प्रदूषकों के स्तर को 2017 की तुलना में 2024 तक 20 से 30% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है केसरीनाथ त्रिपाठी। याद रखिएगा, 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 ईयर की उम्र में निधन हो गया। याद रखिएगा, केसरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को हुआ था और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 3 बार अपने कार्यकाल को कर चुके हैं। पहली बार 1991 से 93 में, दूसरी बार 1997 से 2002 के बीच और उसके बाद 2002 से 2004 के बीच इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके अलावा केसरीनाथ त्रिपाठी 2014 से 19 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। इस दौरान उनको कई अतिरिक्त राज्यों के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला, उसमें है बिहार, मेघालय और मिजोरम। अगला टॉपिक है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। याद रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं
सतीश महाना साहब, उन्होंने विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। ये पुरस्कार विधायकों को उनके क्षेत्र में कार्य, जनता से लेकर सदन तक उनके व्यवहार समेत सभी चीजों का आकलन करके ये पुरस्कार दिया जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड दिया जाना है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार का, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संसद में विधायकों की भागीदारी बढ़ाना और संसद की गरिमा को बनाए रखना। एक बात और याद रखिएगा, ये जो उत्कृष्ट विधायक के लिए जो चयन होगा, इसके लिए एक समिति बनाई गई है और इस समिति के प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होंगे। क्लियर है? अगला टॉपिक है, वाराणसी में चलाई जाएगी वाटर टैक्सी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर जल्द ही वाटर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। याद रखिएगा, ये जो वाटर टैक्सी का प्लान है, ये वाराणसी प्रशासन के द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? काशी विश्वनाथ धाम तक लोगों की आसान पहुंच हो सके, इसके लिए ये वाटर टैक्सी शुरू की जा रही है। इस वाटर टैक्सी की शुरुआत से जो श्रद्धालुओं को जाम की समस्या थी, उससे कुछ हद तक निजात मिलेगा। याद रखिएगा, ये जो वाटर टैक्सी है, इसका संचालन नमो घाट और रविदास घाट में भी किया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो वाटर टैक्सी है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी, जिसके कारण इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा और ये वाटर टैक्सी एक बार में 25 से 30 लोगों को बैठा पाएगी। अगला टॉपिक है ड्रैगन फ्रूट की खेती। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की है। ये जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है, इसका उद्देश्य क्या है कि कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। याद रखिएगा, हमीरपुर जिला उद्यान अधिकारी हैं डॉक्टर रमेश पाठक। उन्होंने बताया कि जो ड्रैगन फ्रूट है, इसके लिए 20 हेक्टेयर भूमि में खेती शुरू की जाने की योजना बनाई गई है और जो ड्रैगन फ्रूट है, ये ज्यादातर मैक्सिको और मध्य एशिया में पाया जाता है। इस फल में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं। इसमें एक अनुमान लगाया गया कि 1 एकड़ में कुल 300 पौधे लगाए जाते हैं और इसकी लागत आती है 2 लाख रुपए और किसानों को इससे 6 लाख रुपए का मुनाफा होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो ड्रैगन फ्रूट की खेती की पहल है, ये हमीरपुर जिले में शुरू की गई है। अगला टॉपिक है जंगल सफारी। याद रखिएगा, हाल ही में सर्दियों के मौसम में देश विदेश के जो पक्षी हैं और जो अन्य जीव जंतु हैं, उनको आसानी से देखने के लिए कानपुर स्थित जंगल सफारी को फिर से खोल दिया गया है। याद रखिएगा, जंगल सफारी के अंदर दर्शकों के आनंद हेतु वाच टावर और झील के ऊपर लकड़ी के पुल भी बनाए गए हैं। क्लियर है? तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो जंगल सफारी है कानपुर का, इसमें गाइड करने के लिए सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर के साथ समझौता भी किया गया है। इस जंगल सफारी का विस्तार 32 हेक्टेयर में है और इसमें प्रवेश शुल्क जो है वो 100 रुपए निर्धारित किया गया है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है 17 सोलर प्लांट। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में तीखी धूप के कारण यहां पर सर्वाधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है, जिस कारण से देश और विदेश की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो झांसी मंडल में 17 सोलर प्लांट स्थापित करने जा रही हैं। याद रखिएगा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए कंपनियों के कुल निवेश की, तो इसमें कंपनियां 88,831 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ये कंपनियां बेल्जियम सहित अन्य देशों की कंपनियां होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इन कंपनियों के द्वारा जो झांसी मंडल है, उसमें अभी आपने देखा था कि टोटल 17 सोलर प्लांट लगना है, जिसमें झांसी में 8, जालौन में 6, ललितपुर में 3 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। याद रखिएगा, ये जो झांसी मंडल में 17 सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, इससे एक अनुमान है कि 28,217 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। अगला टॉपिक है अमृत भारत योजना। देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर अमृत भारत योजना की जगह पर अमृत भारत स्टेशन योजना होना चाहिए। क्लियर है? याद रखिएगा, हाल ही में बड़े स्टेशनों के साथ साथ अब छोटे स्टेशनों के विकास के लिए जो योजना लाई गई है, वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। यहाँ पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के लिए उत्तर रेलवे के प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडल के 45 स्टेशन चुने गए हैं, जिसमें से प्रत्येक मंडल से 15 स्टेशन को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो 3 मंडल हैं, उनमें जो स्टेशन शामिल हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें, तो इसमें खुर्जा, टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, इटावा, पनकीधाम, गोविंदपुरी, कानपुर, अनवरगंज, फतेहपुर, मनिकापुर, मानिकपुर है, चुनार, मिर्जापुर, सोनभद्र और विंध्याचल शामिल है। यदि हम झांसी मंडल की बात करें, तो बांदा, मुरैना, भिंड, हरियालपुर, टीकमगढ़, महाराजा, छत्रसाल, छतरपुर, ओरछा। अगर हम आगरा मंडल की बात करें, तो आगरा फोर्ट, राज की मंडी, कोशीकला, ईदगाह, धौलपुर और अछनेरा, ये इसमें स्टेशन शामिल हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है कलाश्रीकोव AK-203 राइफल। याद रखिएगा, भारत और रूस की तरफ से संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाश्रीकोव AK-203 राइफल के निर्माण को शुरू कर दिया गया है। याद रखिएगा, इसके माध्यम से भारत में अगले 10 वर्षों में रूस की मदद से 6 लाख AK-203 राइफल का उत्पादन किया जाएगा। अब ये जो उत्पादन है, ये उत्पादन रोस्टेक स्टेट की सहायक कंपनी, क्या नाम है, रोसो बोरेनेक्सपोर्ट
और कलासिक्रोव कंसर्न, इसके द्वारा इस असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया गया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि AK-203 राइफल AK सीरीज की सबसे घातक और अत्याधुनिक राइफल है। रूस द्वारा इसे 2018 में तैयार किया गया था। अगर हम इसके वजन की बात करें तो 318 किलोग्राम वजन की हल्की और हर मौसम के लिए कारगर राइफल है। यदि हम इस AK-203 राइफल की क्षमता की बात कर लें तो 500 से 800 मीटर तक 1 मिनट में ये 700 राउंड गोली फायरिंग कर सकती है। इसमें एक मैगजीन में 30 राउंड फायर की क्षमता होती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है नीतीश सिंह। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पर्वतारोही हैं जिनका नाम है नीतीश सिंह, और इन्होंने अफ्रीका में 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर तिरंगा फहराया है। याद रखिएगा, ये जो माउंट मेरू है इसकी ऊंचाई लगभग 14,968 फीट है, जिसे नीतीश सिंह ने 42 घंटे में फतह कर दिया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो नीतीश सिंह है ये पर्वतारोही है और ये गोरखपुर से संबंधित है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि माउंट मेरू की चोटी से नीतीश ने शिक्षा, सबका अधिकार और बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता का संदेश दिया है। यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, नीतीश सिंह अफ्रीका और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। इसके अलावा वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को 2018 में, लेह लद्दाख में स्थित माउंट स्टॉक कांगड़ी को 2018 में, और 2019 में मीरा थांग ग्लेशियर, और 2020 में माउंट रुद्रगैरा उत्तराखंड पर भी वो चढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो माउंट मेरू चोटी के संदर्भ में, जिसको हाल ही में नीतीश सिंह पर्वतारोही के द्वारा यहाँ पर तिरंगा फहराया गया। अगला टॉपिक है रोब स्टेनिस इवेल्युएशन डिवाइस। देखिए, यहाँ पर जो आपसे सबसे बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो रोब स्टेनिस इवेल्युएशन डिवाइस है ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के वैज्ञानिकों ने रोब स्टेनिस इवेल्युएशन डिवाइस का निर्माण किया है। याद रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में IIIT कहा जाता है। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो रोब स्टेनिस इवेल्युएशन डिवाइस है इसका काम क्या है। तो याद रखिएगा, खेल, चिकित्सा, शोध, शिक्षा, मौसम सहित सांख्यिकी डाटा पर आधारित अन्वेषण करने वाले क्षेत्रों में जो डाटा है उसका सटीक विश्लेषण हो सके, इसके लिए इस रोब स्टेनिस इवेल्युएशन डिवाइस को निर्मित किया गया है। और याद रखिएगा, IIIT ने इसके लिए पेटेंट भी प्राप्त कर लिया है। यदि हम IIIT प्रयागराज के प्रोफेसर दिव्यज्योति भट्टाचार्य को देखें और साथ ही साथ प्रोफेसर रंजीत सिंह, इन लोगों ने रोब स्टेनिस इवेल्युएशन डिवाइस का निर्माण किया है, तो इनके भी नाम को आप ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में फरवरी में अभी हो चुका है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। इससे पहले प्रदेश में अलीगढ़, गोंडा और चित्रकूट जिले में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। जो जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट था, इसका उद्देश्य था इन जिलों में बड़े निवेश का रोड मैप तैयार किया जाना। याद रखिएगा, अलीगढ़, गोंडा और चित्रकूट, इन तीनों जिलों में उद्यमियों ने कुल मिलाकर 28,010 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यहां पर प्राप्त हुए। ठीक है? तो याद रखेंगे, 28,010 करोड़ रुपए के निवेश इन 3 जिलों अलीगढ़, गोंडा और चित्रकूट के लिए प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश विदेश से आए सैलानियों के लिए 4 दिवसीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय हॉट एयर बैलून फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ, तो आपका जवाब होगा वाराणसी में। याद रखिएगा, इस उत्सव में संघाई सहयोग संगठन के देशों के प्रतिनिधियों ने भी पार्टिसिपेट किया, और यहां इसके माध्यम से वाराणसी धर्मनगरी के अद्भुत और मनोरम दृश्य को उन्होंने देखा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस उत्सव में हॉट एयर बैलून को संचालित करने के लिए 10 विदेशी और 2 भारतीय पायलट को आमंत्रित किया गया था। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर इस हॉट एयर बैलून के संदर्भ में याद रखेंगे। इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश के करंट थे उसको यहां पर कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।